बात जो है हमें आज अपने शब्द में मिलती है कि जिसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो तुम आपका सेवक हूँ गुरुजी, मुझे कभी भी अकेला मत छोड़िए, मुझे सदा सदा अपने जो है आलिंगन में बनाए रखिए, अपने चरणों में बनाए रखिए। और पापी तो हूं ही मैं। देखिए, जानबूझकर कोई पाप करे वो अलग बात है, पर वैसे भी गलतियां जाने अनजाने में हर समय होती रहती हैं। और इसीलिए गुरुजी भी कहते थे कि अपनी सब गलतियों के लिए माफी मांग लो, सबको मैं माफ कर दूंगा। और गुरुजी का इतना प्रेम था, इतना अनुग्रह था सब पर, अभी भी है। भावनाएं जो है उनकी अपनी संगत के प्रति जो है बहुत ही अतुल्य हैं, और सबके साथ वो बहुत प्रेम करते हैं। और जिस हालत में उन्होंने हमें स्वीकार किया है वही दिखाता है कि गुरु ने हमारी गलतियों के लिए अनदेखा करके, हमारे पापों को अनदेखा करके हमें जो है अपने पवित्र चरणों में स्थान दिया है। और वही हम उनसे सदा प्रार्थना है एक बार उनके चरणों में आकर कि वो हमें कभी भी अकेला ना छोड़ें, सदा अपने साथ रखें। और इसलिए कहते हैं कि गुरुजी जो है हमारा हाथ थामे रखें। ये नहीं कि हम गुरुजी का हाथ थामे रखें, क्योंकि अगर हम थामेंगे तो संभव है कि कभी हमसे छूट जाए, पर गुरुजी अगर हाथ थामे रखेंगे, उनसे प्रार्थना है वो कभी नहीं छूटेगा, और वो हमेशा हमेशा उनके वो पकड़े रहेंगे उस हाथ को। तो यही हमसे उनकी प्रार्थना है। और अभी जो है मैं आज की जो संगत है उनको आमंत्रित करता हूँ, रेणु पुष्करना आंटी को, कि वो अपना सत्संग जो है गुरुजी के साथ जो उनके बिताए हुए पल जो हैं वो हम सब के साथ जो है शेयर करें। ओवर टू यू रेणु पुष्करना आंटी। जय गुरुजी महाराज। अंकल आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। ठीक है जी। गुरुजी को प्रणाम, संगत को नमस्कार। गुरुजी की वो कहते हैं ना कि गुरुजी के बारे में बताना, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, जहाँ वो है वहां पर पहुंचना, उनके लिए वो शब्द ढूंढना जिससे हम अपना एक्सप्रेस कर सके कि क्या कल्याण किया, वो मतलब कि हमारे बस के बाहर है। क्योंकि वो एक इतना बड़े हैं, इतने भगवान है, इतने ऊंचे हैं, हम कुछ भी नहीं है। तो मैं जो जो गुरुजी ने हमें सिखाया या जो हमारा कल्याण किया, तो अपनी जर्नी में संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी। गुरुजी के पास जब हम गए तो हम भगवान को मानने वाले हैं खैर, लेकिन हम एक डर से भगवान को मानते थे कि हाँ सब कुछ करना, व्रत भी रख लो, पूजा भी रख लो, पाठ भी कर लो। वो पाठ भी ऐसे करते थे, मतलब वो एक जैसे एक रूटीन पूरा करना है, उसमें हमारे वो चीज नहीं थी, स्थिरता नहीं थी उसमें। एक यही था बस, ये रूटीन वर्क है, सुबह सुबह उठे, हनुमान चालीसा पढ़ ली, कभी देवी का कुछ कर लिया, वो। लेकिन जो गुरुजी ने सिखाया, गुरुजी ने एक ऐसा कनेक्शन बनवाया भगवान के साथ कि हमें उनसे, भगवान से प्यार होना शुरू हो गया। और जब तक हम गुरुजी के साथ रहे तो हमारी वो लाइफ ऐसी थी, गोल्डन पीरियड, कि कोई वो जो अगर कोई आना भी होता था कष्ट, कोई मुसीबत, तो शायद वो गुरुजी के दर्शन करके साथ ही वो कवर हो जाती थी। और जो टाइम वो बिताया पता ही नहीं चला, दुख आए भी कैसे गए, वो ऐसे अब भी ऐसे रहा है। लेकिन उनको साक्षात देखना, उनको महसूस करना, उनके चरण छूना, उनके हाथों से प्रसाद लेना, ये सब बातें जो वो बहुत डिवाइन थी, वो हम उसका मूल्य नहीं समझते थे। लेकिन अब हम अगर वो एक एक पल याद करते हैं, जैसे हम सत्संग करते हैं, तो हमें वो ऐसा लगता है कि वो पल अभी भी हम जी रहे हैं उनके साथ। तो इतना प्यार गुरु महाराज ने दिया, इतना प्यार दिया। गुरुजी ने हमारी लाइफ ऐसे बदली, कोई भी त्योहार है, कुछ रिचुअल से हटा दिया हमें। ये नहीं है कि हम पहले रिचुअल्स में पकड़े रहते थे, ये पूजा करनी है, वो पूजा करनी है, तो उन सब से निकाल के गुरुजी, हमें यही होता था, कोई त्योहार है गुरु के पास चले जाओ, कोई त्योहार है गुरुजी के पास चले जाओ। तो उनका महत्व ही गुरुजी ने हमारे लिए चेंज कर दिया। और ये नहीं कि वो लगाव, वो महसूस हमें करवाते थे कि मैं आपको हमेशा देख रहा हूँ, आपके साथ हूँ। एक बार मुझे याद है, लोहड़ी का फंक्शन था गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में, जब गुरुजी विराजमान थे, तो है तो अभी भी हमारे साथ ही वो हर पल।
तो कहीं पर हमारी फैमिली में लोहड़ी का त्योहार था, मेरे भतीजे की ही लोहड़ी थी, तो हम जा नहीं पाए थे मंदिर, और हमारा डे था गुरुजी के पास जाने का। तो दिल में यही था कि आज हमने मिस किया, गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद देते, मतलब मन में ये चल रहा है। वहां हम उस लोहड़ी के लिए फंक्शन पे, लेकिन मैं हम गुरुजी के पास ही थे। लेकिन चलो ठीक है, वो भी उनकी इच्छा होती है, ये सोचता है इंसान, वो भी दुनियादारी भी निभानी पड़ती है। तो जैसे हम वापस आए, 11 साढ़े 11 बज गए थे, तो हमारी सोसाइटी में भी लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमें सबने वहीं बिठा लिया। तो इतने में एक आंटी हमारी सोसाइटी में से गुरुजी के पास गए हुए थे, उनका वो आए तो मुझे कहते हैं तो झोली कर अपनी। तो मैंने फटाफट अपनी शर्ट थोड़ी आगे करी, तो कहते ये ले, ये प्रसाद तेरे को गुरुजी ने भेजा है। तो मैं एकदम से हैरान, मैं क्या इतनी संगत होती है, गुरुजी ने मेरे लिए इस प्रसाद भेजा। कहते हाँ, गुरुजी ने सबको एक एक पैकेट बांट रहे थे, जिसमें वो गचक, रेवड़ी, ये सब उसका सामान था लोहड़ी का। तो कहते मैं उठने लगी, तो मुझे कहते एक पैकेट और डाला, मेरे को दिया, कहते ये उसको दे देना जो आज आई नहीं है और घर में कुड़कुड़ कर रही है। तो उनको एक एक पल का हमारे पता है। तो वो मतलब चीजें, ये नहीं कि वो, हम ये सोचते हैं कि इतने बड़े होके वो हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हैं। ऐसे ही एक बार 2004 की बात है या 5 की बात है, हाँ 5 की बात है, मंदिर में जो शिव जी की प्रतिमा है उसमें से केसर निकला था होली वाले दिन ही। मंदिर में तब ऐसे सत्संग नहीं होते थे, मंदिर खुलता था थोड़ी देर के लिए और सेवा होती थी उसमें, और शायद मंडे था उस दिन, होली वाले दिन। तो सेवा कर रही थी संगत, तो उसके बाद वहां से केसर निकला था और सबने, एक आंटी ने सबको तिलक लगाए थे उस केसर में से। और गुरुजी ने ये बोला कि अच्छा, मतलब कि बताने से ही पहले बोल दिया, खेला है आज होली केसर दे ना, चलो अगले साल तो ना होली मनाया करेंगे। तो दिल में ये था कि गुरुजी कैसे होली होली कैसे मनाएंगे, क्योंकि गुरुजी को सफाई और डिसिप्लिन ये सब बहुत पसंद है, और होली का त्योहार तो सारा वो होता है कि ओ हल्ला हो रहा है। तो दिल में एक वो बड़ी कसक थी भी, कैसे मनाएंगे होली, हम कैसे मनाएंगे। एक साल मतलब कि ये इंतजार रहा कि जब नेक्स्ट टाइम होली आएगी तो हम कैसे मनाएंगे, ये था कि करेंगे क्या बड़े मंदिर में। तो हमें पता चला कि मन का वैसे फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो एक दूसरे से हमें कन्वे होते थे मैसेज। तो पता चला मंदिर खुला है, हम भाग के सारे, ये भी नहीं पता किसकी गाड़ी में कौन बैठा, मंदिर पहुंच गए सारे। हमारी सोसाइटी में 3-4 फैमिलीज रहती थी। मंदिर गए तो वहां गुरुजी ने बहुत अच्छा वो किया था, पहले मत्था टेको अंदर, फिर गेट पे उन्होंने चाय प्रसाद और गुजिया प्रसाद और जो होता है होली का वो सारा प्रसाद रखा हुआ था, प्रसाद ग्रहण करो। और फिर उसके बाद बाहर जो ओपन एरिया है जहाँ पर पार्किंग होती है, वहां पर आप होली खेलो दूर जाके और वहीं से अपने घर। तो सिस्टम बहुत बहुत अच्छा लगा हमें देखे। हम पहले मत्था टेका, बाहर आके हम लंगर चाय प्रसाद और वो प्रसाद लेने लग गए। उसके बाद ऐसे मस्ती में बैठे बैठे सारे कहते चलो आज ना दिन बड़ा अच्छा है, चलो हम ऐसे करते हैं, आज ना भजन गाते और डांस करते हैं। तो थोड़ी सी संगत ही, ज्यादा लोग थे भी नहीं, 8-10 लोग होंगे। तो वो सारे कहते हाँ हाँ भजन गाते हैं। तो हम शुरू हो गए ऐसे ही, एक दिन शिव भोले भंडारी ऐसे गाने लगे, और सब जो आंटी सी वो नाचने लग गई। तो प्रसाद लेने के बाद फिर बाहर निकलने लगे, तो सिंगला अंकल आए मेरे पास, कहते मोटी आंटी आज आ रही है तो गुरुजी के पास। मैं कहा हाँ जी अंकल, आज तो हमारा डे है, हमारा संडे होता था गुरुजी के पास जाने का। तो कहते ठीक है आज ना गुरुजी को यही वाला भजन सुनाना। मैं कहा नहीं नहीं अंकल, भजन क्या, गुरुजी तो पूछते हैं कहाँ रहते हो, तो बंदा यही भूल जाता है कि हम एकदम लोस्ट हो जाते थे, बिल्कुल ब्रेन कुछ सब काम ही नहीं करता था। क्या गुरुजी ने बोला, क्या जवाब दे, उल्टा उल्टा। तो मैं तो ये कहती थी गुरुजी कुछ पूछना मत, बात मत करना कोई भी। मैं कहा नहीं अंकल, मैं नहीं गुरुजी के सामने भजन गा पाऊंगी। तो अंकल, अगर आंटी कहने लगे अरे आंटी चांस मिल रहा है, ये अंकल थोड़ी कह रहे हैं, ये गुरुजी की इच्छा है, ऐसे कोई थोड़ा गा सकता है उनके आगे। तो वो पूरा दिन वो सारी आंटी से मेरे साथ थी, वो कहती अंकल हमें भी बुला लो, हम भी तो डांस कर रहे थे साथ में। तो अंकल कहते नहीं तुम कल आ गए थे, आज नहीं है तुम्हारा दिन। वो कहते अंकल प्लीज, वो ऐसे करने लगे, कहते ठीक है आ जाना, पर शोर नहीं करना, और एक साइड पे बैठ जाना, और आज्ञा भी मत लेना गुरुजी से, जब मैं इशारा करूंगा तो अंदर आ जाना। तो हम ऐसे पूरा दिन दिल में दुख 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 होती रही कि गुरुजी के सामने कैसे गाएंगे, मुंह नहीं खुलना, कुछ कुछ सोचते रहे, पूरा दिन वो उसी सोच में निकल गया। तो जैसे हम पहुंचे, लंगर प्रसाद हो गया, तो हम बाहर ही बैठे रहे उसमें, बाहर वाले एरिया में, अंदर आगे लेने नहीं गए गुरुजी से। तो अंकल ने फिर इशारा किया, जब इशारा किया हम जाने लगे, तो अंकल कहते मैंने ना गुरुजी को कहा तो हुआ है, अगर गुरुजी को पसंद नहीं आया, क्योंकि हम सिंगर तो है नहीं है, तो कहते हैं फिर आंटी ऐसे है कि अगर उन्होंने डांट भी लगा दी तो आप ये सोचना कि मेरा कल्याण हो गया।
मैं क्या अंकल आप वैसे ही मेरा मन थोड़ा बहुत जो मैंने उत्साह बनाया तो आप तो मुझे वैसे ही बिठा रहे हो। तो मेरे से तो कोई बात नहीं, जाओ जाओ। इतने में ना हम जैसे ही आगे पहुंचे, गुरुजी ने इशारा किया और डीजे अंकल पीछे बैठे थे, उन्होंने वो बंद कर दिया म्यूजिक। और दिल बिल्कुल ऐसे धक धक, एकदम कच्ची सी संगत बैठी थी, पिन ड्रॉप साइलेंस। और समझ ना आए, मैंने फटाफट गुरुजी के चरण छुए। हम अंकल ने बोला था हाथ में डांस, ऐसे डांस भी करना, आज दिन बहुत अच्छा है, गुरुजी खुश हो जाएंगे। तो साथ ही हम फिर शुरू हो गए, जैसे वो झल्लों की तरह वो आगे पीछे सब गा रहे हैं। और फिर ऐसे हुआ जैसे हमने पहले वो अंतरा बोला, फिर एक पैरा स्टार्ट किया, तो गुरुजी कहते चल आंटी ऐश कर। तो मैं एकदम से डर गई, मैं कहा गुरुजी को ना पसंद नहीं आया, इसलिए गुरुजी ने मुझे यहीं रोक दिया है। तो मैं आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैं रुकी तो सारे रुक गए। फिर उनके मन में आया कि गुरुजी ने इनको बोला ऐश कर, हम भी तो साथ में थे। तो गुरुजी तो पढ़ लेते हैं ना माइंड, गुरुजी कहते जाओ जाओ सारी आंटी ऐश करो। फिर हमने फटाफट मत्था टेका। अभी पूरा भजन नहीं गा पाए हम ना, गुरुजी ने जहाँ रोक दिया हमें, मतलब रोका तो नहीं था उन्होंने, पर गाया नहीं गया आगे। और उसके बाद जो था, हम मुंह इतना इतना हो गया कि गुरुजी को पसंद नहीं आया, गुरुजी ने भेज दिया हमें। तो जैसे हम बाहर निकले तो मेरे अंकल और सारे अंकल्स पीछे बैठे हुए थे, वो आंटीज के भी। तो वो कहने लगे, कहते गुरुजी इतना हंस रहे थे तुम्हें देख के, कहते ब्लश कर रहे थे। गुरुजी ने अपना दुपट्टा अपने इधर रखा हुआ था अपने मुंह के ऊपर, और कहते उनकी चीक्स ऐसे ब्लश हो रही थी, हंस हंस के उनका बुरा हाल था, उनके सुना ही नहीं जा रहा था। वो जैसे ट्रांस में चले जाते हैं, वो भजन ही ऐसा है कि वो जब महारास हुई थी वहां भगवान शिव गए थे, तो कहते वो गुरुजी ऐसे थे, पूरा मस्त हो रहे थे उसमें, और इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे। घर आए तो फिर मुझे याद आया, आज तो मेरा देसी हिसाब से बड़े भी होता है। तो गुरुजी ने 3 बार मुझे ब्लेस किया, चल आंटी ऐश कर, चल आंटी ऐश कर। और ये देखो, वो मैं कोई सिंगर नहीं, कुछ नहीं, गुरुजी को ये पता है, पता नहीं उन्होंने मेरी आवाज ब्लेस की, कुछ होना था या जो भी है। तो एक बार मुझे एनुअल सत्संग में फारूक नगर में भी गाने का टाइम मिला, कि मैंने 5-7 भजन गुरुजी के चरणों में गाए। और मैं मतलब कि एकदम से तैयारी करवाई अंकल ने। सुबह वो किसी स्कूल में सत्संग था, उन्हीं का जो ढोलक वाला था और बेंजो वाला एक टीचर था, उनके साथ ही 5-7 भजन की प्रैक्टिस करवा के तो मुझे गुरुजी ने स्टेज पे बिठा दिया। और जब तक मैं गाती रही, एक बटरफ्लाई लगातार मेरे आसपास 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 ऐसे घूमती रही। और जैसे मैंने बंद किया, मतलब कि वो संपन्न हो गया प्रोग्राम, तो ऐसे उसके बाद वो बटरफ्लाई नजर ही नहीं आई। तो गुरु महाराज की इतनी कृपा, वो ऐसे दिन निकले हमारे गुरुजी के साथ 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 साथ। लेकिन जो कनेक्शन हमारा गुरुजी की महासमाधि के बाद बना, वो एक कनेक्शन ही अलग बना। क्यों? गुरुजी को हमने ऐसे देखा था, उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, हमें तो ये लगता था कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली तो अब हमारा क्या होगा। तो इसी बीच में हमें कई बार गुरुजी के पास साथ ही शादियों पे जाने का भी अवसर मिला है, कार्ड मिलते थे गुरुजी की ओर से, और वहां अटेंड करने हम जाते थे। कई बार उन शादियों में गुरुजी भी आते थे। एक बार मुझे सत्संग में से सत्संग याद आ रहे हैं, तो हम किसी रेलवे वाले की बेटी की शादी थी दिल्ली में कहीं, तो वो रेलवे वाली साइड पे ही था। तो हमने 1-2 गाड़ियां गुड़गांव से चली इधर, तो वहां पर हम गए तो हमें पता चला गुरुजी आ रहे हैं। बहुत अच्छा गुरुजी के लिए उन्होंने सोफा लगा रखा था, नीचे गद्दे गुद्दे बिछा के संगत के बैठने का अरेंजमेंट था। हम वहां बैठे हुए हैं, तो थोड़ी देर में गुरुजी आ गए। तो वो हमारा तो शादी में जाना ऐसा था कि शादी में नहीं, हम तो संगत सत्संग में आए हैं गुरुजी के साथ। और क्या वीआईपी हमें ट्रीटमेंट मिल रही है उस वहां पर गुरुजी के साथ साथ। हम वहां बैठे, हम भूल ही गए कि हम किस दुनिया में बैठे हैं। गुरुजी बैठे थे और लोग उनसे मिलने आ रहे थे, कभी कोई मिनिस्टर रेलवे का आ रहा था, कोई बड़ा डेजिग्नेशन वाला आ रहा था। तो ऐसे जो आए वो गुरुजी का इंट्रोड्यूस कराएंगे, गुरुजी ये वाला बंदा वो है, ये वो है। और गुरुजी सबको कहे ये मेरी संगत है, वो हमें इंट्रोड्यूस कराए। तो ऐसा वो होता था कि गुरुजी ने हमें अपना कहा, इससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने ये कहा मेरी संगत, कि आज हमारी एडमिशन हो गई कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत में ले लिया है। तो ऐसे फिर गुरुजी ने अपने हाथों से प्रसाद दिया। और गुरुजी जब बाहर जाने लगे तो सब छोड़ने गए, लेकिन गुरुजी की स्पीड इतनी तेज थी, मतलब कि हम भागते थे, गुरुजी चलते थे, इतनी फास्ट फास्ट। तो जल्दी जल्दी हम बाहर पहुंचे, गुरुजी की गाड़ी में बैठे तो सब मत्था टेक रहे थे। तो मैं साइड पे खड़ी थी, तो मेरे आगे आगे जेठरा अंकल थे। जेठरा अंकल कहते हो आंटी पीछे कितने खड़े हो, आओ मत्था टेको गुरुजी को। जैसे मैं मत्था टेके गाड़ी बंद करने लगी, तो गुरुजी का जो वो चोला था वो गाड़ी के बाहर को आ रहा था। तो मेरे को लगा ये बीच में आ जाएगा, वो इतना हैवी होता है, खराब हो जाएगा।
फिर सोचूं हाथ लगाऊं ना लगाऊं, हमारे हाथ तो ऐसे हैं। तो मैंने अपने हाथ से वो हिम्मत करके छोला अंदर करके, अपने अंदर से बोला कि हे गुरुजी, कोई अगर मेरे से गलती ना हो तो माफ कर देना, अगर मैं ऐसे छू रही हूँ हाथ कैसे भी। तो मेरी तरफ से ना प्यार से देख के मुझे कहते, जय गुरुदेव। जो मैं अपने दिल में बोल रही हूँ वो गुरुजी मुझे मुंह से बोल के सुना रहे हैं। तो एकदम ऐसे ऐसे ब्लैंक हो गई कि क्या हो गया। तो दरवाजा ऐसे बंद किया तो गुरुजी महाराज चले गए। मतलब बात ये समझाने, मतलब बताने की बात यह है कि हमारे दिल में बात बाद में आती है, उनको पहले पता होती, अभी भी होती है, अब भी ऐसे ही है। कभी आप कुछ बैठ के सोचो अचानक जो हमारे लिए ठीक है, तो गुरुजी एकदम से वो आपका ऐसे हो जाएगा कि आपने अभी सोचा और अभी अभी हो गया जो हमारे लिए ठीक है। तो इन बिटवीन फिर वही गुरुजी महाराज ने महासमाधि ली। फिर तो सारी संगत का ऐसे हाल था कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा हमारा। तो वो दिन हमारे लिए बड़े वो थे। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसे संभाला हमें, ऐसे संभाला, मतलब कि उन्होंने टाइम टू टाइम हमें ये एहसास करवाया कि मैं हर पल हमारे साथ, तुम्हारे लोगों के साथ हूँ, कहीं गया ही नहीं। पहले तो हम उस दिन ही जब मंदिर में बैठे थे तो मेरे सब मतलब कि रो रहे थे, लेकिन मेरे दिल में ये आ रहा था कि गुरुजी आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो लोगों को जान देते हो, उनको बढ़ा देते हो, तेरे 10 साल बढ़ा लिए, तेरे 5 बढ़ा दिए, ऐसे करते थे, तो आप कहाँ जा सकते हो। तो इतने में मुझे इतनी वहां फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, वो ऐसी फ्रेग्रेंस मुझे ना कभी पहले आई है ना गुरुजी के बाद में आई है। वो फ्रेग्रेंस ऐसी थी कि जैसे मैं पी रही हूँ, मतलब मेरे हर सांस में, हर मेरे शरीर के कोने कोने में वो फ्रेग्रेंस जा रही थी, और ऐसी फ्रेग्रेंस लबालब में हो रही थी उसमें। और गुरुजी ने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं हर जगह हूँ, अब मंदिर में हर जगह पर हूँ, हर स्थान पर हूँ। तो ऐसा एहसास कराया मुझे। फिर हम इंसान हैं, थोड़ा वीक हो जाते हैं, फिर मिस करते थे गुरुजी को, उनको देखने को। और एक बार मुझे याद है मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, ऐसे हम बस परेशानी में रहते थे। तो रात को एक दिन हमने बिना खाना खाया जल्दी सो गए हम, और बच्चों को भी सुबह का जो पड़ा हुआ था वही लेफ्ट ओवर ही दे दिया गरम गरम करके अंकल ने। और मुझे कह रहे डॉक्टर पे चल, मैं कहा नहीं आज की रात देख लेते हैं, कल नहीं ठीक हुई तो कल चलेंगे डॉक्टर के ऊपर। तो हम जल्दी सो गए, अभी 10 साढ़े 10 बजे थे, तब इतने फोन नए नहीं चले, तब ये मोबाइल फोन तो सबके पास ऐसे नहीं होते थे पर्सनल, सबका फोन घर में एक आध होता था, उससे गुजारा हो जाता था। हमारे पास भी एक वो बटनों वाला नोकिया का मोबाइल था। तो सोए तो तब इतनी होश नहीं होती थी, ये बीच में नहीं रखना, ये नहीं करना, इतनी समझ नहीं थी। तो बीच में ही पड़ा था मेरे और अंकल के पिलो में, तो वो मोबाइल मुझे रिंग हो गई। तो मैंने अनमाने मन से वो मैंने सोचा कितन किसका फोन है, नींद आ रही थी, और अंकल तो सो ही गए थे। तो वो मेरे को, मैंने कहा हेलो, कहते शिव कुमार जी हैं, मेरे अंकल का नाम शिव है। तो मैं सोच रही हूँ घर में सब इनको आशु कहते हैं, और शिव कुमार जी हैं, ये इनके किसी फैक्ट्री से कोई फोन आ गया है। तो मैंने इनको उठाया, तो मैंने कहा ये आपके लिए ना फोन है। इन्होंने भी पकड़ा, कहते हाँ जी हेलो, कहते शिव जी बोल रहे हैं, कहते हाँ जी, कहते एकदम फर्स्ट लाइन की बोली की हाल थोड़ी मिसिज दा। ये ऐसे हैरान से हो गए कि ये बीमार है, अभी तो घर में ही पता, बाहर तो किसी को पता नहीं, ये कौन आ गया जो फोन पे हाल चाल पूछ रहा है। कहते ठीक है, कहते नहीं कितने ठीक हो, उन चक्कर आंदे पे है, लो फील होती भी है, को उठिया नहीं जाता पिया। एकदम से हैरान हो गए भी इतनी चीजें तो मुझे भी नहीं पता कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है, और ये कौन बोल रहा है ऐसे। तो वो पूछने लगे आप कौन बोल रहे हो। कहते मैं ना अमृतसर से बोल रहा हूँ, आपका रिलेटिव कपूर। अब अमृतसर हमारे रिलेटिव बहुत है, लेकिन कपूर कोई नहीं है, क्योंकि हम पंडित हैं तो हमारे रिलेटिव सारे पंडित हैं। तो मैं हम फिर घूम गए थोड़ा, ये कपूर ये मुझे इशारा करके कहता कोई रॉन्ग नंबर आ गया। और फिर ये कहते हैं आपको कैसे पता चला ये बीमार है। पहले तो मेरी सिस्टर का नाम लिया जो अमृतसर में रहती है, रितु। फिर कहते नहीं मुझे दृष्टि से पता चला। फिर हम सोचने लगे भी कोई रॉन्ग नंबर है, हमारी दृष्टि तो भी कोई भी नहीं है। और हमने फोन, फिर कहते एकदम से बोले चल चिंता ना कर, सवेर तक ठीक हो जाऊ। जैसे वो बोले ठीक हो जाओ, तो वो लहजा ऐसा लगा जैसे गुरुजी का है। फिर मन में ये है कि गुरुजी अब कैसे हमें फोन करेंगे, या मेरा हमारा तो नंबर ही नहीं है गुरुजी के पास। दिल में जो आया, और हमने वो फोन बंद हो गया, हम सो गए, कुछ नहीं सोचा इस बारे में, सो गए। सुबह उठे तो मैं ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। तो ये मुझे कह रहे किसका फोन था, मैं पता नहीं। तब मेरे बच्चों को वैसा हमने शेयर किया, तो बच्चे कहते आप इनकमिंग देखो। संगत जिसमें कोई इनकमिंग नहीं थी, देखो मेरे साथ बात हुई, अंकल के साथ हुई, कोई इनकमिंग नहीं थी उसमें। पर हम फिर थोड़ा कंफ्यूज ही रहे, ये नहीं नहीं गुरुजी नहीं हो सकते, मतलब अपने दिल में सोच रहे हैं।
अभी 6:30 बजे है, हमारी सोसाइटी से एक आंटी का मुझे ना इंटरकॉम पे फोन आता है, कहती भाभी आप बीमार हो। तो मैं क्या, आप तेरे को कैसे पता चला मैं बीमार हूँ? कहती मुझे ना सुबह सुबह गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं, कहते वो देख कमली बीमार हुई रहती है, सोचती रहती है कि मैं चला गया, उन्होंने दस दे मैं कितने नहीं गया, मैं तो कन कंचा, कहते उन्होंने ये भी समझ नहीं आती मैं की करना होना वास्ते, क्योंकि हमें नहीं समझ आई ये फोन किसका है क्यों, हमने तो रॉन्ग नंबर समझा, बंद कर दिया। जब उसने बोला तो हमारे मन में आया कि गुरु जी का फोन था। फिर वो अपनी इफबट में रह के हमने बात सुनी अनसुनी कर दी। तब उन दिनों में हम बड़े मंदिर बहुत जाते थे, घर में कम रहते थे, वहाँ सुखमनी साहब जी का पाठ होता था दोपहर को 3 से 5 बजे तक। तो मंदिर गए तो ऐसे ही बैठे तो सत्संग कर, यहाँ पाठ होता था या फिर सत्संग होते थे गुरु जी के। तो एक आंटी सत्संग करे, वो मुझे देख के कहती है आंटी तो नहीं पता गुरु जी ने कभी बिना फोन तो भी फोन कर लेते जैसे। और मैं देख रही हूँ कि ये मुझे क्यों कह रही है ऐसे। कहते गुरु जी कई बार क्या करते थे, अपने कुर्ते में ऐसे मुंह करके बाजू में बात कर लेते थे जिसके करनी है। तो मैं फिर मेरे मन में स्ट्राइक हुआ, मैं कहा ये तो मुझे गुरु जी वो तो नहीं दे रहे कोई इंडिकेशन। फिर मतलब ये वो पक्का हो गया कि वो गुरु जी का फोन था। संगत जी वो फोन मैंने अभी भी रखा हुआ है, यही सोच के कि वो गुरु महाराज का फोन है। फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे बेटे का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ था। तो हॉस्टल वाले बच्चे अपने हॉस्टल वापस अपने घर में वापस चले गए थे। तो वहां पर एक बच्चा होशियारपुर का था जो छुट्टियों में चिंतपूर्णी माता देवी के मंदिर में, वही होशियारपुर के पास ही है, अगर आप गए हो वहां तो चिंतपूर्णी। तो वो पूरी फैमिली वहां गई। तो तब नया नया ये फेसबुक वगैरह नए नए चले थे, तो बच्चे वो कंप्यूटर पे एक दूसरे के साथ अपनी पिक्चर शेयर करते थे। तो उसमें उसमें एक पिक्चर भेजी जिसमें साक्षात गुरुजी बैठे हुए चिंतपूर्णी माता के मंदिर में, साथ में देवी की पिंडियां, पूरा मंदिर है। वो पिंडियां तो बिल्कुल छोटी छोटी हैं, लेकिन गुरुजी पूरे रूप में जैसे वो नमाज की मुद्रा में होते हैं ना, अपने घुटने करके नीचे को, और बहुत बड़े विराट विराट उसमें साइज में बैठे हुए हैं। तो मेरा बेटा देख के हैरान हो गया, कहता गुरुजी यहाँ कैसे पहुंच गए? तो मुझे उठाते नहीं बचे, रात को कहता आके मम्मी आप कभी चिंतपूर्णी के मंदिर गए हो? मैं कहा हाँ बेटे हम बहुत बार गए हैं क्योंकि पंजाब से हम। कहते वहां पर गुरुजी का मंदिर बन गया। मैं कहा नहीं नहीं वहां गुरुजी का मंदिर कैसे बन गया? कहता देख लो मंदिर में तो गुरुजी की इतनी बड़ी वहां पर मूर्ति पड़ी है। मैं कहा अच्छा दिखा मुझे। मैं उठ के गई हूँ तो मैं क्या, तो अपने बेटे उसको फोन कर, अपने उसको पूछ कि वहां ऐसे मंदिर बन गया कोई गुरुजी का, कि कहता नहीं मेरे को लगता कोई पंडित ना बैठा हो। फिर ऐसे सोचने लगे हम। तो उसने भी फोन किया, कहता मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा है, ना कोई पंडित नजर आ रहा है ना कोई कुछ और नजर आ रहा है, मेरे को तो सिर्फ पिंडियां ही नजर आ रही है जो मैंने भेजी है देवी के मंदिर की। तो गुरुजी ने उसमें वो दर्शन दिए, और वो दर्शन तो इतने मतलब, और अगर हम जूम करके देखते हैं तो हर पिंडी में गुरुजी अलग अलग चोले में बैठे हुए हैं। मतलब वो अमेजिंग अमेजिंग दर्शन है वो, मतलब कि साक्षात अभी भी मेरे पास वो है गुरु महाराज जी की फोटो। और गुरु जी ने ऐसे संभाला हमें, ऐसे दर्शन देखे, किसी को किसी तरह किसी को किसी तरह। और किसी को ऐसे बोलते, किसी आंटी ने बोला था कि गुरु जी ने कहा है कि उदास नहीं होना, कि मैं सब जगह हूँ। तो ऐसे करते करते हमारा हम धीरे 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 और गुरु जी के साथ जुड़ते गए। जितना मतलब वो पहले तो भगवान नहीं मानते थे, फिर हम ऐसे जुड़े उनके साथ कि अब तो लगता है कि जीवन इनके बिना, जो पहला जीवन था गुरु जी से मिलने से, वो तो जीवन ही नहीं था, असली जीवन तो हमारा अब शुरू हुआ है। फिर ऐसे जैसे टाइम टू टाइम देखो सुख दुख चलने हैं शरीरों के। तो मैं अब गुरुजी के जो हमारे ऊपर वो गुरुजी ने किए हैं, हमारी जानें बचाई हैं, मेरी, अंकल की, बच्चों की। तो मैं अब इस तरफ आती हूँ। 2012 में मैं बहुत, मेरे हेल्थ बहुत मोटी थी, मैं मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता था, घुटनों में प्रॉब्लम रहती थी और भी कई प्रॉब्लम्स थी मेरे को। तो मेरे को ना धीरे धीरे अपने आप वेट मेरा कम होना शुरू हो गया। तो 2012 की बात है। तो तब इतनी संगत नहीं होती थी, जो संगत थी ना पुरानी संगत, हम सब एक दूसरे को जानते हैं बाय फेस, नाम नहीं आते थे किसी के, बाय फेस हम जानते हैं, बात नहीं होती थी किसी से, किसी का नंबर नहीं होता था हमारे पास, लेकिन हम जानते थे एक दूसरे को। तो मुझे ना सबने पॉइंट आउट करना, आंटी आप ना कमजोर, क्या डाइटिंग कर रहे हो या जिम वगैरह ज्वाइन कर रखा है? अगर तो कर रखा है ठीक है, अदरवाइज आप चेक करवाओ। तो मन में यही निकलता था कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं। करते करते टाइम बीत गया। 2000 इसमें 13 की मार्च आ गई, 2013 की मार्च, 12 में मेरा ये सिस्टम शुरू हुआ पतले होने का, और वेट मेरा नीचे लॉस हो रहा था।
और उसमें मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए कि मैं बेड रिडन हो गई हूँ मार्च में। तो गुरुजी की आवाज आ रही है मुझे, कहते अगे जाके तेरा यह हाल होना, मैं फोन नहीं दियांगा, 10 किलो घट करांगा, किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, कोई पूछे भी किसी ਨੂੰ कुछ नहीं कहने की लोड़, बस मस्त रह तू। फिर मैं और ही बेचिंत हो गई। अब तो गुरुजी ने कह दिया, बात खत्म हो गई। मई तक आते आते मुझे सबने कहना शुरू कर दिया कि आप 10 किलो कम हो गए हो। तो मुझे अंकल कहते हैं ऐसे कर, अब तेरे को 10 किलो कम होगी ना, गुरुजी ने 10 बोला था, तो एक बार तू ना अपने टेस्ट करवा ले, वैसे तो कुछ नहीं निकलेगा गुरुजी की कृपा से, अगर निकलता भी है तो उसका इलाज हो जाएगा। मैं कहूँ मैं जाना नहीं, अंकल कहें चले, हमारे घर में रोज ये तू मैं शुरू हो जाए। अंकल कहें चलो, मैं कह नहीं, गुरुजी ने कहा ही नहीं डॉक्टर को दिखाने को, मैंने तो दिखाना ही नहीं है, जब करेंगे अपने आप जो करना है उन्होंने करते जाएंगे। लेकिन वही घर में वही होता है कि जो अंकल कहे मानना पड़ता है। फिर चलो हुए, टेस्ट हुए हमारे यहाँ ना, एक फुल बॉडी चेकअप का आया था, तो उसमें हम टेस्ट वगैरह कराने गए। जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो मेरी ब्लीडिंग नहीं खत्म हुई, इतनी सी सिरिंज से ब्लड लेने के बाद भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो मुझे तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उनको ना ड्रेसिंग करनी पड़ी थी मेरा ब्लड लेने के बाद। रिपोर्टें आई तो सारी गड़बड़ थी रिपोर्टें, कोई भी पैरामीटर इधर से उधर, मेरी शुगर ही 550 पे थी फास्टिंग की, बाकी सारे पैरामीटर उसके कारण हिले पड़े थे। अब अंकल कहें चलो डॉक्टर के पास, मैं कहूँ मैं फिर नहीं जाना। फिर सर्च किया, गूगल सर्च, हमारे घर के पास ही आर्टिमिस है, तो मुझे वहां ले गए। तो डॉक्टर भी पूछ रहा कि कब से आपकी ये चल रही है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी पता चला है। कहते वैसे आपका जो देखे हालात तो इंसुलिन का है, पर मैं अभी आपको फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको उस पे रखूंगा, दवाइयों पे, मेडिसिन से। और फिर मुझे आप कल चेक करवाओ, ग्लूकोमीटर ले आओ या बाहर से, या परसों रोज उस पर नजर रखो अपनी शुगर पे। अगर ठीक होती है, 1-2 दिनों में कंट्रोल आती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम इंसुलिन पे आएंगे और मिलो बार बार आके। नेक्स्ट हमने दवाई खाई, नेक्स्ट डे चेक किया, घर में ले आए थे ग्लूकोमीटर। अगले दिन मेरी 290 आई, उससे अगले दिन 190 आई, फिर कम आनी शुरू हो गई। तो अपने आप एक हमने फोन किया डॉक्टर को, तो उसको अब्रॉड जाना था किसी काम से, वो वहां चला गया, और हमने एक गोली अपने आप ही बंद कर दी, फिर नॉर्मल रहने लग गई शुगर मेरी। और लेकिन जैसे मैंने दवाई शुरू की, ये 12 से प्रोसेस चल रहा था, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी, मैं बिल्कुल भाग दौड़ कर रही थी, घर का सारा काम कर रही थी, किसी तरह की कहीं मेरे को ये नहीं होता था कि मैं बीमार हूँ। लेकिन जैसे मैंने मेडिसिन शुरू की, मेरे सेंस ऑर्गन सारे चले गए, मतलब आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। ऐसा था बस थोड़ा सा हल्का सा दिखता था, लाइट एक की जगह 10-10 बल्ब नजर आते थे मुझे। और सुनना, कानों से मेरा सुनना बंद हो गया, हेयर लॉस हो गए, स्किन मेरी वो एक तो मोटी से पतली हुई थी, और एक वो इतनी रिंकल्स, और ऐसे होता था जैसे वो बुड्ढों की स्किन हाथ में आ जाती है, ऐसे बिल्कुल बड़ा शक्ल ऐसी हो गई थी कि मतलब देखने लायक नहीं रही थी, ना बॉडी ना शक्ल। और डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा जी एक चश्मे में तो आपका काम होना नहीं है, आंखों वाले ने एक पास का दे दिया चश्मा, एक दूर का दे दिया। और मैं कभी एक लगाऊं, कभी बड़े परेशानी सी हो, पर फिर भी सोचूं, गुरुजी कहते हैं कि 90% में आपके माफ कर देता हूँ, तो 90 तो मेरे वो माफ हो गए कि जो मैंने बेड पे पढ़ना था। अब 10 है, 10 में भी वो मेरे अपने आप गुरुजी कहते मेरे नाल कट लो, हंसदे नचदे टपदे कट लो मेरे नाल ही। तो मैं क्या अपने आप वो करेंगे, कोई बात नहीं, गुरुजी का फिर भी थैंक्स है कि इन्होंने इतने बड़े उससे मुझे बाहर निकाल दिया। चलता रहा, 1-2 महीनों के बाद मुझे उससे भी दिखना बंद हो गया, उन चश्मों से भी। तो मैंने ये सोचा कि और डाउन हो गई मेरी आईसाइट। दोबारा डॉक्टर के पास गए 2 महीनों के बाद, तो वो चेक करने लग गया, और चेक करे मुझे बार बार पूछे आपकी मैम उतनी एज है जितनी आपने बताई है? मैं क्या हाँ जी उतनी एज है। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ ही बता दिया, मैं कि ये है बर्थ मेरी की डेट। तो कहता वैसे मैं बड़ी अमेजिंग है जी, आपकी तो आंखें ठीक हो गई हैं। कहता वैसे अब कभी भी नहीं हुआ किसी बच्चे के भी आंख की साइड एक बार चली जाए आंखों की रोशनी तो वो वापस नहीं आती, आपकी तो आंखें बिल्कुल ठीक है। तो ये तभी आपको चश्मों से नहीं नजर आ रहा। तो अब ड्यू टू एज, अब एज है तो एज के साथ साथ तो सब कुछ होना ही है। तो हल्का नंबर है मेरे पास, लेकिन वो जो हाल था वो नहीं है। मेरी वो बॉडी भी ठीक हो गई है, सुनना भी ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। मतलब कि 2 महीनों के बाद मेरा सारा वो रिवर्स गियर लगा, और मुझे न्यू इम्प्रूव्ड जैसे कहते हैं गुरुजी ने पूरा मेरे को कर दिया, और उनकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। उसके बाद अंकल की कई प्रॉब्लम्स आई, अंकल के कई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए जो गुरुजी ने ऐसे बचाए
वो बच्चों का अगर पूछे तो बच्चों को ऐसे गुरुजी ने रखा हुआ है संभाल के। बेटी की शादी गुरुजी ने ऐसे करवाई विद इन मंथ। ये मतलब जैसे वो आई थी शिवरात्रि, उस पे गुरुजी ने उसकी वो करवाई एंगेजमेंट, और उसके बाद बैसाखी के 4 दिन बाद गुरुजी ने उसकी वो भी करवा दी, शादी भी करवा दी। और पूरा अरेंज गुरुजी ने ऐसे किया, सपनों में दिखाते थे जो वो पूरा हो जाता था, जो सपने में दिखाते थे, जो चीज खरीदने जाते वो पूरा। और संगत ने इतना साथ दिया, हमारा इतना साथ दिया। गुरुजी कहते ना संगत ਤੁਹਾਡਾ परिवार है, मतलब कि हर मतलब कि जो संगत आती थी वो कहते किसी चीज की भी जरूरत हो, किसी हमारे हेल्प की जरूरत हो, यहाँ भी कार्ड देने जाते तो सब अपने आप से आगे होके बड़ी खुशी से हमारे कहते कि हम हैं, आप चिंता ना मरो करना, कोई भी है हमें बता देना किसी। तो ऐसे गुरुजी ने सब करवा दिया। उसके बाद अंकल के एक में एक्सीडेंट याद आ रहा है मुझे कि मॉर्निंग का टाइम था, तो अंकल मारुति में जॉब करते थे। तो अपने घर से निकले अंकल, तो सुबह फॉग बड़ी थी, तो कहते मेरा बाइक ले जाता हूँ, गाड़ी में ना वो दिक्कत आती है फॉग के कारण। बाइक उठाया इन्होंने, निकले घर से, तो सामने से एक कैब आ रही थी दूसरी साइड से, और एक कैब वाले ने उसको भी ओवरटेक किया और एक ने उसको भी ओवरटेक किया, तो सामने से सीधा इनके बाइक के ऊपर वो हिट हुआ, बड़ी जोर से आवाज आई। कहते मैंने सोचा कि गए, कहते पर हुआ क्या कि मैं उतना होने के बाद भी हैंडल ऐसे खड़ा उसका, और कहते ना मैं इधर को हो रहा हूँ ना इधर, मैं खड़ा हूँ स्टिल, जैसे किसी ने आगे से वो हैंडल पकड़ रखा हो। कहते मैंने हल्का सा ऐसे ऐसे रेस देने की कोशिश की और हल्का सा दोबारा चलाया, स्टार्ट किया, तो कहते दोबारा भी स्टार्ट हो गया। कहते मैं पहुंच गया अपना फैक्ट्री में। वहां जाके कहते जब मैं ब्रेक लगाने लगा हूँ तो ब्रेक लग ही नहीं रही। कहते मैं एक बार कोशिश करता हूँ, 2 बार कोशिश करता हूँ, ब्रेक ही नहीं लग रही। कहते ऐसे में घूम घूम के बड़ी मुश्किल से कभी वो स्लो कर कभी कुछ कर। तो कहते जब उतर के देखा तो वो ना ब्रेक काम कर रही थी, ना वो जो स्टार्ट करते हैं यहाँ से बाइक वगैरह वो भी नहीं था उसमें, मतलब वो भी काम नहीं कर रहा था। और गुरुजी ने कैसे पहुंचाया गुरुजी जाने। और फिर उन्होंने वहां ठीक करवाया वापसी पे, फिर घर आए। तो गुरुजी तो ऐसे पकड़ पकड़ के, हमारे को ये याद है कि कितनी बार हमारे कार के ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, और गुरुजी ऐसे होता था कि हम सब बच गए। अभी थोड़े दिन पहले मेरे बेटे का भी ऐसे हुआ कि वो ग्रोसरी करके आ रहा था, वो बेटा बैंकोर में है, और आपने उसमें लाइन में खड़ा है, अभी धीरे धीरे नहीं, वहां पर ना टेल गैप देते हैं गाड़ियों को, आप पता नहीं कितने फुट के तक किसी की गाड़ी से पीछे रहते हो। तो पीछे एक इंग्लिश लेडी थी जो काफी ओल्ड थी, तो उसने क्या किया, लगानी तो उसने ब्रेक थी, पीछे आ रही थी जो, उसने एकदम पास आके एक्सीलेटर दब गया उससे, और एकदम इतनी जोर से हिट हुई गाड़ी के ऊपर। गाड़ी पिछले का सारा वो जो फ्रेम था उसका गाड़ी का वो, और ऐसे जोर से जर्क लगा इसका, लेकिन बेल्ट लगी थी, बाकी गुरुजी संभालने वाले हैं, और कुछ नहीं हुआ उसको, एक खरोंच भी नहीं आई। फिर उसने गाड़ी पीछे की, फिर उसने वही काम किया कि ब्रेक लगाने की बजाय फिर एक्सीलेटर दबा दिया। 2 बार लगी इतनी जोर से और गाड़ी टोटल लॉस में गई है। लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से बच्चे बिल्कुल ठीक है, मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरु जी ऐसे ऐसे करके हमें इन सब चीजों से निकालते हैं। बेटे का ही मैं सुनाती हूँ। बेटा 2018 में हम बेटे के पास गए वैंकूवर, तो उसकी एक आंख बाहर को आ रही थी। मुझे फील हो रहा था कि एक आंख अंदर है, एक आंख थोड़ा ऊपर को आ रही है। तो मैंने उसको ना पॉइंट आउट किया, मैं कि बेटे किसी को दिखा, मुझे तुम्हारी एक आंख ना बाहर को आती नजर आ रही है। कहता ओहो मम्मी कुछ भी नहीं है, आप ना चिंता बहुत करते हो मेरी। मैं कहती चिंता की बात नहीं बेटे, तुम अकेले रहते हो तो हमारे यहाँ होते होते तुम दिखा लो। डॉक्टर के पास गया तो उसने भी सीरियस नहीं लिया, वो इंडिया का इंडियन डॉक्टर था उसका। कहता आप ऐसे करो इसको ना सेक करके देख लो रात को, और एक उसको ना मशीन दे दी जो उसके स्लीप जो है वो, उस खुराटे बड़े लगते थे उसके, तो कहते मशीन लगा के सोए हो तो हम उसको ना रीडिंग करेंगे भी खुराटे क्यों आते हैं आपको। तो हम उसने ये कह दिया, सेक वे बच्चों से कभी होता है कभी नहीं होता, जो अकेले जब रहते हैं बच्चे। हम वापस आ गए। फिर 19 में बेटा मेरे पास यहाँ इंडिया में आया, तो मुझे लगे इसकी आंख और बाहर को आ गई है। मैंने फिर किया, कहता ओहो आप आंख ही देखते रहते हो मेरी मम्मा। फिर चला गया, थोड़ी दिन रहा, वापस चला गया। 90 में हम गए हैं जब, तो इसने अपना घर चेंज किया था वहां। तो वहां ऐसा होता है कि आपको जिस एरिया में रहते हो आपको डॉक्टर उसी एरिया का करना पड़ता है, अपना फैमिली डॉक्टर।
दूसरे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले उसके पास जाते हो, फिर अगर स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो वो आपको वही रिकमेंड करता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। उसके बिना आपको वहां पर मतलब कि ये मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती। तो वो डॉक्टर के पास उस सोचने गया कि कहाँ क्या दिखाऊं अपना, तो उसने वो आंखें दिखा दी एकदम। जो गुरु सब करते हैं अरेंज, हमारे बस का नहीं है, हम तो लापरवाहियां कर देते हैं। तो उसने आंखें दिखाई तो वो तो डॉक्टर पीछे पड़ गया उसके, कहते हैं आप इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे, आप इसके अभी ना MRI कराओ इसकी। और उसको स्पेशलिस्ट को लिख दिया डेट। उसने जिस दिन हमें लाना था, छुट्टी करनी थी, एयरपोर्ट से लाने से पहले ही अपने MRI करवा के आ गया। और रास्ते में हमें कहता मम्मी मैंने आज अपनी ना ऐसे आंखों का करवा दिया। मैंने चलो अच्छा किया बेटे, कोई प्रॉब्लम होगी तो समझ में आ जाएगी, उसका इलाज हो जाएगा, उसमें क्या। बस हम उतने दिन ही वहां आराम से रहे जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि उसका डॉक्टर वहां रिपोर्ट आपके पास नहीं आती, डॉक्टर्स के पास ही जाती है। तो उसका डॉक्टर 1 वीक के लिए कहीं चला गया था, तो रिपोर्ट उसके पास थी। जैसे रिपोर्ट आई तो उसमें उन्होंने ये कहा कि एक सिस्ट है, तो वो ब्रेन का कैंसर भी हो सकता है, तो इमरजेंसी में ऑपरेट करवा लो इसको। बड़ी जान ऐसे आ गई, क्या करें क्या ना करें। अब वहां डॉक्टर इतनी जल्दी आपको वो नहीं देते, अपॉइंटमेंट नहीं देते। तो करते करते जहां भी इसका उसने हमें रेफर किया, हम मैं तो नहीं, मेरे को तो लेके गए, मेरे को तो बताया भी नहीं इन्होंने। अंकल गए बेटे के साथ और उससे रिक्वेस्ट करी भी हम यहाँ आए हुए हैं, हमारे होते होते इसका सारा जो भी है करवा दो, अदरवाइज ये अकेला है तो इसको कौन देखेगा। तो वो देखो वहां वहां के डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते, यहाँ इंडिया में भी डॉक्टर्स ऐसे नहीं है। उस लड़की ने इसकी रिपोर्ट पढ़ी, वो लेडी थी डॉक्टर, और उसने इसको हक किया, कहती डोंट वरी, यू आर माई यंगर ब्रदर, आई विल टेक केयर ऑफ यू, मेरे से जो होगा मैं करूंगी। उसने इतने मतलब ईमेल्स भेज डॉक्टर्स को, सर्जन को, मतलब जो वो कर सकती थी बेस्ट। उसने 15-20 दिनों का ही में इसका सारा वो हमें सेट कर दिया, और हमें इसके उसकी डेट भी ले दी, सर्जरी की भी डेट मिल गई हमें जल्दी। तो जिस दिन सर्जरी होनी थी तो अंकल वो क्या कहते हैं, पहले सारा फिर दोबारा से प्रोसेस में ना छोटी छोटी फोटो लेते हैं स्लो मोशन में सारा। तो वो सारा उन्होंने वो प्रोसेस कर रहे थे। जब वो उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर एकदम से कहता है कि ये जो हम सोच रहे थे वो तो है ही नहीं, क्योंकि मैं गुरुजी से यही प्रे कर रही थी, गुरुजी मैंने आपके भरोसे बच्चे को भेजा था, आपके साथ भेजा था, और हमें नहीं बता, आप कृपा करो मालिक। तो वो कहते कि वो चीज है ही नहीं इसमें, इसमें तो थोड़ी फंगस हो गई है जो कि प्रेस कर रही है उससे आंख को। तो थ्रू नोज हम इसके प्रोसेस 2 बार करेंगे तो फंगस बाहर आ जाएगी, तो वो जम गई है अंदर जाके। तो उधर उधर गुरुजी क्या दिखाते हैं, ये तो हॉस्पिटल में थे। मेरी फ्रेंड को, हमारे घर जो गुरुजी का एक स्वरूप है, तो हम वो अकेला नहीं छोड़ के जाते, दिल में ये होता है कि हम प्यार है बस गुरु का, वैसे तो वो साथ ही होते हैं जहाँ जाओ। तो मैंने अपनी फ्रेंड को दे जाती हूँ, हमारे पास ही रहती है। तो मैं क्या, आप इनकी ना सेवा कर दिया करो, और भोग वगैरह जो लगाओगे जैसे भी है तो उनके उसके पास छोड़ जाती हूँ। उसका मुझे फोन आता है, कहती आपके गुरुजी को कुछ हो गया। मैं क्या क्या हो गया, कहती पता नहीं उनके स्वरूप में से ना उनकी एक आंख बार बार बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। वो तो डर के मुझे सुना रही है और मैं अंदर से खुश हो रही हूँ कि मैं गुरु महाराज, और उनका थैंक्स कर रही हूँ कि गुरुजी ने उसका सारा कष्ट अपने पे ले दिया, और उसके बाद ही वो रिपोर्टें चेंज हुई। तो ये हमारे गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं गुरुजी, उन जैसा कोई, मतलब कि भगवान भी कहता है कि अपने कष्टों को भोगो, अपने कर्मों को भोगो, लेकिन गुरुजी हमारे अंदर हमें इतनी पावर देते हैं कि हम उन सब चीजों से बाहर कैसे हमें निकाल के बिठा देते हैं, पता ही नहीं चलता। अभी 22 की बात है, मेरे को डेंगू हो गया था। तो फिर पहले तो पता नहीं होता क्या है, तो फीवर आया था। तो एक हमारे पास से एक गुरुजी के है डॉक्टर आंटी, उनसे मैंने फोन किया, कहते हैं आंटी एक दिन आप मेडिसिन ले लो, बुखार के नहीं होता ना, तो आजकल कई तरह के बुखार चले हैं, तो अपना ब्लड टेस्ट करवा देना। और ब्लड टेस्ट करने की तो नौबत ही नहीं आई, मुझे वोमिट ये वो बहुत बहुत कुछ शुरू हो गया। और अंकल कहते मैं तेरे से पूछता पूछता तो जवाब कुछ देती थी, तो मैंने सोचा ये ज्यादा ही गड़बड़ है। अंकल फिर मुझे वही आरटीएमएस पास है वहीं ले गए, और वहां इमरजेंसी में लेके गए थे तो सारी चेकअप हुई, वहां भी मेरी सारी गड़बड़ थी। डेंगू तो निकला निकला, साथ में फिर शुगर हाई हुई थी, 6,600 पे पहुंची थी, मेरा बीपी 40 पे आया हुआ था, और सोडियम लो, और फुल ब्लडर में को यूटीआई हो रखी थी। एडमिट कर लिया उन्होंने,
और मुझे नहीं फील हो रहा था कुछ भी, इतना कफ होने के बाद भी मैं अपने आप को नॉर्मल शो कर रही थी। चलो वो बुखार बुखार का सब जो करने लगे ट्रीटमेंट, वो सब करो शुरू हो गया। 4 दिन के बाद मेरे डॉक्टर आके बोलते हैं कि इनको कोई भी दवाई सूट नहीं करी, हम परेशान हो गए हैं, देखो क्या होता है। अंकल का मुंह थोड़ा इतना सा हो गया। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं। मैं कहा नहीं, कुछ तो बोल के गया डॉक्टर आपको? कहते वो यही कह रहा था कि इनको ना कोई भी मेडिसिन सूट नहीं करी, जितने भी हम दे रहे हैं वो कोई मेडिसिन काम नहीं करी इनके ऊपर। तो हम खुद परेशान हो गए। तो नेक्स्ट डे 24 सितंबर थी, मेरे को अभी भी याद है। और कैलिफोर्निया की संगत के साथ मेरा जूम पे सत्संग 2-3 महीने पहले फिक्स वो कर लेते हैं आंटी, फिक्स था। तो अंकल मुझे कहते हैं ऐसे कर, कल तेरा सत्संग है सुबह मॉर्निंग में, तो तू ना अभी मना कर दे फोन पे आंटी को करके, किसी और का अरेंज कर लेंगे, और तेरे से तो नहीं बोला जाएगा 1 घंटा, तो कैसे सत्संग करेगी? मैं कहा नहीं, मेरे को ना करने दो, मैं कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो संगत भी अपनी फैमिली है, कोई बात नहीं, वहां मना सॉरी कर दूंगी। बाकी अगर गुरुजी ने करवाना है तो फिर करवा देंगे, क्या पता उन्होंने किसका क्या कल्याण करवाना है। तो अंकल कहते देख ले भी, मैं तो अपने रिस्क पे। मैं कहा नहीं, मेरे रिस्क पे नहीं, गुरुजी करवाएंगे सब। तो मैंने कोशिश करके सत्संग किया, लेकिन वही आधा पौने घंटे के बाद मेरे से ना बोला नहीं जा रहा था। तो मैंने बोल दिया कि ऐसे जो है आंटी मेरे तबीयत ऐसी है, तो मैं हॉस्पिटल से सत्संग कर रही हूँ। तो आंटी भी हैरान हो गई। आंटी कहते सारे मेरे लिए, मतलब कि संगत ने प्रे की भी, आंटी आप जल्दी घर आ जाओ, फिर आपसे पूरा सत्संग सुनेंगे। मैं कहा ठीक है जी, थैंक यू किया सबका। और बस सत्संग करने के बाद वही दवाइयां जो मुझे सूट नहीं करी थी, वो सारी सूट करनी शुरू हो गई। तो ठीक है, टाइम लगा, अभी दिन में को काफी 10-15 दिन लग गए थे ठीक होने में। घर आके भी मेरे आईवी चलती रही। मतलब वो थी कि जिस यहाँ मना कर दिया था डॉक्टर्स ने, वह मेरा सारा धीरे धीरे सिस्टम ठीक हो गया। फिर हम बैंकुर गए, तो वहां जाके मैंने ये सत्संग शेयर किया। तो एक आंटी मुझे कहते हैं आके, आंटी आप ना रोज गुरुजी का ना वो किया करो, धन्यवाद। मैं क्या आंटी हम तो करते हैं, लाइफ ही उनकी। कहते नहीं नहीं, जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो वो मेरे पापा को हुई थी और वो इस दुनिया से चले गए, तो आप तो बहुत लकी हो कि गुरु महाराज ने आपको बचा लिया। तो इन बिटवीन मुझे हॉस्पिटल में गुरुजी ने सपना भी, ड्रीम भी दिखाया था कि गुरुजी आए हैं हमारे घर, और मुझे आवाज दे कहते रेनू, मैं कहती हाँ जी, कहते चल चलिए। तो मैं ऐसे गुरुजी की बाजू के मैं बाजू डाल के निकल रही हूँ घर से बाहर। और उसके बाद हमारे घर से थोड़ी देर के बाद कॉरिडोर में ना आगे लिफ्ट काफी जगह छोड़ के है। तो लिफ्ट के पास जाकर मैं कहती हूँ चल लिफ्ट मैं ऑन करूँ, गुरुजी थोड़ा करेंगे। तो मैं लिफ्ट ऑन करने जैसे आगे होती हूँ गुरुजी से, तो पीछे मुड़ के देखती हूँ गुरुजी है ही नहीं। तो मैं पीछे पीछे धीरे धीरे दबे पैरों से आती हूँ, गुरुजी कहाँ चले गए, भी तो मेरे साथ थे। तो गुरुजी हमारे घर में और सारे मेरे पड़ोस वाले जो है वो भी गुरुजी के फॉलोवर है। दोनों घरों में इतनी संगत बैठी हुई है, और गुरुजी बीच में खड़े हैं दोनों घरों के, और कुछ मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं सुनती नहीं हूँ, मैं भी पीछे चली जाती हूँ। मैं गुरुजी कहेंगे मेरी बातें सुन रही है, तो उतनी देर में मुझे एंकर उठा देते भी, उठ तेरे मेडिसिन का टाइम हो गया है। तो वो गुरुजी शायद मेरा टाइम आ गया था, और गुरुजी ने उससे मुझे बाहर निकाला, बाहर ले आए, वही जाने उनकी जो है। तो ऐसे हमारे सत्संग तो कई हैं, इतने तो जो याद आते मैं सुनाती जा रही हूँ। मेरे मदर का सत्संग है। मेरे मदर आए थे गुरुजी के पास, सिर्फ एक बार आए हैं। तो वो जब लाइन में लगे हुए थे, तो उनको लंगर प्रसाद पहले मिल गया था। बाहर स्टेट में ऐसे होता था कि संगत जो बैठी होती थी, बीच में एक एक लाइन उठ जाती थी, और वहीं पर चटाइयां बिछ जाती थी, और हम एक दूसरे की तरफ मुंह करके 4 लोग एक थाली में गुरुजी के सामने लंगर प्रसाद करते थे। तो मेरी टर्न बाद में आई, हमारी लाइन उठ गई थी, और अंकल की और मेरे मामा की पहले आ गई। जब मैं वहां पर मैं लंगर प्रसाद ले रही थी, तो ये दोनों आए थे आगे लेने के लिए। तो मम्मी को गुरुजी ने कितनी बार ऐसे ऐसे बुलाया, और मम्मी जाए ना डरते। और मैं अब बैठी हूँ, दिल तो मेरा करे मम्मी को यही से बोलूं कि मम्मी जाओ, आपको गुरुजी बुला रहे हैं, पर मम्मी गए नहीं। इतनी देर में चलो मैं लंगर ले रही थी, मैं तो बोली नहीं, डिसिप्लिन बहुत होता था गुरुजी से, मैं आवाज नहीं निकलती थी। और हो गया, चलो मैंने बाहर आई। जब मैं कहा मम्मा आपको गुरुजी इतना बुला रहे थे, आप गए क्यों नहीं? कहते मुझे ना डर लगने लग गया कि इतना वो पिन ड्रॉप साइलेंस था, इतनी डिसिप्लिन है, मैं निकल गई लाइन में से तो कोई मुझे रोक देगा। तो मैं कहा जब गुरुजी बुलाते तो कोई नहीं रोकता, आप चले जाते। कहते चलो अब ठीक है, हो गया तो हो गया। उसके बाद मम्मा पंजाब वापस चले गए। पंजाब जब मम्मी गए तो कई सालों के बाद मम्मा को याद आया कि मैं गुरुजी के पास गई थी, गुरुजी ने मुझे बुलाया था, मैं गई नहीं।
और उनके दिल में यही चलता रहा, पता नहीं गुरुजी ने मैंने की कहना सही, गुरुजी मैंने बुलाया भी, मैं गई नहीं। कहते मैं सोचती सोच के फिर भूल गई, कहते काम में लग गई, बात खत्म हुई। कहते जैसे रात हुई तो मैं अभी सोई नहीं हूँ, कहते मैं ना अपने वो गोल पिल्लो लेके कमर वहां लगा के तो वहां पर बैठी हूँ। तो कहते इतने में मेरे मतलब कि मैं जाग रही हूँ, कहते सोई नहीं है। तो गेट पे क्या देखते हैं, गुरुजी खड़े हैं ट्राउजर में और टी शर्ट में। कहते मैं कहती हूँ लग तो गुरुजी रहे हैं, पर गुरुजी तो चोले डाल पहनते हैं, ये ट्राउजर टी शर्ट उन्होंने देखा नहीं कभी गुरुजी को ऐसे। तो कहते मैं कहते लग, तो कहते इतने में मुझे गुरुजी कहते हैं इधर आ। उसने कहते बिल्कुल वैसे ही हाथ कर रहे थे कि जैसे उसमें उस समय कर रहे थे। तो कहते मेरी बॉडी वही है और मेरे में से एक शरीर सूक्ष्म निकलता जिसको मैं देख रही हूँ। कहते वो गुरुजी के पास चला गया है। तो गुरुजी कहते उसको कहते चल चोली कर। कहते वो शर्ट ऊपर हुई, कहते वो मेरी वो पूरी वो मूवी नजर आ रही चलती। तो गुरुजी ने 2 पैकेट रखे हैं बड़े, दिए उस गोदी में। और गुरुजी उसके बाद फिर कहते हाँ गुरुजी ने मेरे को आवाज भी दी है। कहते मैंने ये पूछ कहा था कि गुरुजी मेरे को तो मैं तो आपको रोज याद करती हूँ, आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता होगा कि मैं आपके पास आई थी। तो कहते जब गुरुजी आए उन्होंने मुझे उस नाम से बुलाया कि जो नाम मेरे पापा लेते थे, मेरा दर्शना। वैसे मम्मी का नाम सुदर्शन था, लेकिन जब गुरुजी ने बुलाया तो उसने कहा दर्शना, गुरुजी ने ऐसे बोला। तो कहते मैं सोच रही ये नाम तो मेरे पापा लेते थे मेरा। तो वो गुरुजी ने भी बता दिया कि नाम मुझे पता है। फिर 2 पैकेट दे गए। कहते जैसे वो पैकेट टेबल पे रखे हैं मैंने, तो कहते वो पैकेट बड़े 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 जैसे वो कमरे बन जाते हैं ना, ऐसे बन जाते हैं। कहते मुझे कुछ समझ नहीं आई। कहते मैं सो गई। कहते मेरे को तो इतना ही था, चलो पता नहीं सपना है, पता नहीं मेरा ख्याल है, समझ नहीं आई। कहते सो गई। जब नेक्स्ट टाइम मम्मा ने मुझे सुनाया, मैं कहा मम्मी वो खुद आए आपको बताने सारा कुछ। और उसके बाद में मम्मी का डबल स्टोरी घर बना, वो जो गुरुजी पैकेट्स दे गए थे उनका वो घर बना डबल स्टोरी। पहले वो रेनोवेट करवाने की कब से सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी ने ऐसा किया, जब वो ब्लेस कर गए तो बड़ा अच्छा उनका वो सारा काम हो गया। फिर जब मेरा ब्रदर आया, वो फर्स्ट टाइम आया था, ये 2007 का ही नया न्यू ईयर चला था। तो उसको बड़ी मुश्किल हमने बोला कि आजा कर ले दर्शन कर ले गुरुजी के। तो वो कहता था नहीं, मैं वो वहां जाता था रामा शरणम में। कहता ठीक है मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो किसी को बुलाना गुरुजी ने होता है। तब उसकी कॉल थी, तब वो न्यू ईयर के फंक्शन में आया। जब एक बार गुरुजी को मिलाया तो कहता मेरा ना अभी मन नहीं भरा, दोबारा जाने को मेरा मन कर रहा है। तो हम जब जा रहे थे हमारे साथ लाइन में लग गया। मैं कहा देख ले गुरुजी ने डांट लिया, ये मत सोचना कि गुरुजी को नहीं पता, उनको सब पता है कि दूरदर्शन कर चुके, दोबारा आया हमारे साथ, अगर डांट पड़ी तो वो तेरा रिस्क है। कहता कोई बात नहीं मैं जाऊंगा। अब हम लाइन में लगे हैं, वो मुझे पता ही नहीं कैसे वो जो लगे होते हैं वहां अंकल भी खड़े होते हैं, जाने नहीं देते। वो गुरुजी के सिंहासन के पास बैठा हुआ और हम लाइन में लगे हैं अभी। मैं कहा ये इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया। तो गुरुजी से बात कर रहा है वो, मैं और हैरान। मैं क्या ये हमने तो कभी आज तक ऐसे नहीं किया बड़े फंक्शंस में। और ये गुरुजी पता नहीं क्या। फिर वहां से उठ के उसने मत्था टेका गुरुजी को, पैर छुए और म्यूजिक रूम की तरफ जाके वहां खड़े होकर रोने लग गया, आंखों से उसका पानी बरस रहा है। पीछे पीछे उसके मैं गई, मैंने देखा वो रो रहा है, मैंने तो सोचा डांट पड़ गई, इसको हो गया इसका काम। तो मेरे उसको देख के मेरा भी आंखें बाहर आई। मैं पता नहीं पहली बार आया है, अब पता नहीं क्या हो गया इसको। मेरे पीछे पीछे मेरी सिस्टर आई, उसके भी आंखें बाहर आई, भी पता नहीं क्यों बहन भाई। मैं फिर पूछा क्या हुआ। कहते मैं गुरुजी को बोला था, गुरुजी मेरे मम्मी ने, कहते मैंने मुंह में बस यही बोला कि मम्मी ने। कहते हाँ हाँ मैंने पता ताड़ा 2 डबल स्टोरी घर बन गया है, चलो चलो ऐश कर, चल खुश रहा कर, ऐश करया कर। कहते मैंने ये सोचा कि मैं तो आ ही नहीं रहा था, और देखो वो मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग्स भी छाए बैठे हैं। तो मतलब उनको गुरु जी की लीला गुरु जी जाने, सबके साथ उनका क्या संबंध है, क्या कंसर्न है। फिर मैं अपनी मम्मा का सुना रही थी सत्संग, और जब मम्मा ने दुनिया छोड़ी है, बड़े पीसफुली गए मम्मी। उससे पहले मम्मी बीमार हुए थे, तब भी कि आ गए वापिस। और जब गए बड़े पीसफुली गए। और हम पहुंचे, मम्मी 16 जनवरी की बात है, ये 16 था शायद। तो वहां हम जब संस्कार करके वापस आए हैं, तो यहाँ मेरी फ्रेंड का फोन आ रहा है मुझे किसी। वो कह रही है कहाँ है तू। मैं क्या हम तो पंजाब आया। कहती पंजाब क्या करने गए एकदम से। मैं क्या ऐसे ऐसे मम्मी गुरुजी के चरणों में चले गए। कहते सच में वो मम्मी गुरुजी के चरणों में गए हैं। कहते मैं वो आई गई थी काशी विश्वनाथ। कहती मैं वहां पर हाँ मत्था टेक के थोड़ी देर में आया, तो मैं दोपहर को सो गई हूँ, मेरी नैप लगी है। तो कहते उसमें गुरुजी कहते मैंने उठ के ना अपनी सहेली नु फोन कर लै, उनके रो ना मम्मी मेरे को लै। इतनी इतनी बात का जब गुरु महाराज ध्यान रख रहे हैं हमारा,
इतनी इतनी बात का ध्यान रख रहे हैं, तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। बस हमें देर हमारे में लगती है, हमें समझ नहीं आती जो गुरु जी चाहिए हमसे, तो हम लोग देर लगा देते हैं। वो 1 मिनट लगाते हैं जो भी करना है, जो हमारा कल्याण करना है। तो गुरु जी की वही लीला अपरंपार है, जो जो उन्होंने किया है। अगर हम सोचे, मेरे भतीजा इस टाइम एयरफोर्स में है, जब उसकी वो थी सिलेक्शन थी, तो मेडिकल में उसको उन्होंने मना कर दिया था। तो उसका बस एक ही एम था कि मुझे किसी न किसी तरह एयरफोर्स में जाना है। कई जगह उसकी सिलेक्शन हो गई थी 12th के बाद, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि मुझे वही जाना है, वही जाना है। पेपर ऊपर इंटरव्यू तो क्लियर हो गए थे उसके, लेकिन मेडिकल एक बार फेल हो गया। और उसके बाद होता है कि आप दोबारा विद इन 2 मंथ आई थिंक, या कुछ टाइम के बाद आप दोबारा उसको करवा सकते हो, एप्लीकेशन लगा सकते हो दोबारा मेडिकल की। जब दोबारा एप्लीकेशन लगानी थी, तो मेरे भाई के ड्रीम में आए गुरु जी, उसको कहते हैं कि मेरे को ब्लेस करवा के फिर लगाई एप्लीकेशन। अब उसका मुझे फोन आ रहा है कि मैं बड़े मंदिर आऊँ एप्लीकेशन लगवाने में। नहीं नहीं भैया, आप ऐसे करो, आप ना गुरु जी के स्वरूप के आगे रात को रख दो, और सुबह वो भेज दो, और यहाँ भेजनी है। तो उसका फिर यहीं पर दिल्ली में आरआर में आया था मेडिकल का, तो उसमें 3 उसने बताई थी। एक तो बताया था इसका लीवर फैटी, जो इंडियंस में आम होता है। एक बताया था कि इसके हाथ के क्रिवेचर ऐसे हैं कि ये वो हैंडल नहीं कर सकता। बोन्स कुछ में कुछ डिफेक्ट था, जो कि प्लेन को हैंडल नहीं कर सकती। और एक इसका कुछ और प्रॉब्लम थी। चलो वो तो दवाइयां खाई, फैटी लिवर ठीक हो गया वो। लेकिन जो हाथों की हड्डियां आपकी, उसको तो कोई नहीं आप इम्प्रूव कर सकते, जैसे आपकी शुरू से बन गई। तो यहाँ टेस्ट था, बाकी तो टेस्ट इसके क्लियर आ गए। जब हाथों देखने का टाइम आया, तो वो जो डॉक्टर चेक कर रहा था, तो इसके हाथ एकदम से ब्लू हो गए, ब्लू कलर हो गया। और वो डर गया कि इसको क्या हो गया एकदम से। कहता यू आर ओके, यू आर ओके। मतलब वो भूल गया कि वो चेक क्या कर रहा था। वो उसके हाथ ऐसे ऐसे देखता रह दिया, और ओके करके भेज दिया बाहर। जब बाहर आया, तो बाहर आके हाथ इसके फिर नॉर्मल हो गए। तो ये गुरु जी की कृपा थी, जिन्होंने उसके हाथों में अपने रंग दे दिया, ब्लू कलर शंकर भगवान का। तो उसकी सिलेक्शन हो गई, अब वो ऑफिसर बन गया है और अच्छा कर रहा है गुरु महाराज की कृपा से। तो गुरु जी हर बच्चे का, हर एक का, अब गुरु जी ने हमारी सारी फैमिली को अपने अपने चरणों में जोड़ रखा है। सब उनके साथ बड़ी अच्छी गुरु महाराज की कृपा है, सब चल रहा है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को प्यार भरा नमन। आंटी, बहुत सुंदर सत्संग आपने हम सब के साथ साझा किया। बहुत ही प्यार से और गुरु जी के प्रति श्रद्धा भाव से आपने जो सत्संग किया, हम सब निहाल हुए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ अपनी बात ऐड करूं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि जो भजन आपने गुरु जी को सुनाया था, अगर वो उसकी दो चार लाइनें हमारे साथ भी बांटे तो संगत को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं जरूर जरूर अंकल, हमारे तो ना बस थैंक यू है गुरु जी का, वो में टाइम देते हैं, दोबारा हम उसको सारी यादों को इकट्ठी करते हैं अपनी को। जी जी, तो मैं सुनाती हूँ अंकल, कोशिश करती हूँ। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी ब्रज में भारी, हम दिखलाओ प्यारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी, गोकुल में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, मोहन के सिवा कोई भी मर्द ना आए उस रास में।
हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। मुझको बना दे ऐसा, कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। देखा जब मोहन ने तो जान गए वो सारी बात रे, ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूली भोलेनाथ रे। सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी, बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत सुंदर आपने सुनाया। और मैं तो वो विजुअलाइज, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है एंड हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर रिलैप्स हुआ, ठीक हुआ, चलता ही रहा ऐसे। अभी फरवरी में मेरी कीमोथेरेपी खत्म हुई थी एंड जुलाई में डॉक्टर ने जब रिपोर्ट किया मेरा ब्लड टेस्ट, तो फिर से थोड़ा सा ब्लड मार्कर्स होते हैं, ट्यूमर मार्कर्स, वो थोड़े बड़े हुए आए। तो उन्होंने कहा पेट स्कैन करेंगे, तो नेक्स्ट डे हम पेट स्कैन के लिए चले गए, पर उसमें कुछ मतलब समझ में नहीं आया डॉक्टर्स को, यानी कंक्लूसिव सा था। तो उन्होंने कहा मैम ये आप ट्रीटमेंट करते रहिए, दवाई खाते रहिए एंड हम अभी आपका फिर देखेंगे थोड़े दिन के बाद। उन्होंने कहा ठीक है, दवाई खाते रहे। 10 सितंबर को मैं हॉस्पिटल में थी, कमांड हॉस्पिटल में, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो डॉक्टर से जब बात हुई तो बोले कि अभी ना मैं 6 वीक्स के बाद आपका फिर से एक पेट स्कैन करूँगा। तो मैंने कहा अरे, फिर इन्होंने मेरे को 6 हफ्ते का और एक एंग्जाइटी में डाल दिया। हालांकि गुरु जी थे तो मुझे पता था कि गुरु जी हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। इतने में मेरी डॉटर का फ़ोन आ गया, वो हांगकॉन्ग में रहती है। उसने कहा आपका मैं टिकट बुक करी हूँ, आप हांगकॉन्ग आ जाइए। ये 10 सितंबर की बात है। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, हम बाद में आएंगे। नहीं, अगर आप लोग लखनऊ में रहोगे अकेले, आप यही सोचते रहोगे, तो मैं टिकट्स बुक कर दी। उसने टिकट्स बुक कर दिए और जब टिकट्स बुक हो गए तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा 15 सितंबर को लखनऊ में सत्संग था। मैंने कहा अरे ये सत्संग तो हम लोग जा रहे हैं, मिस कर देंगे 15 सितंबर का। हम हांगकॉन्ग पहुंचे तो हमने कहा लिपि सी के अगर वहाँ पे हांगकॉन्ग में कोई सत्संग है गुरु जी की कि नहीं। एंड एकदम से मेरा कनेक्शन हो गया, वहाँ पे मिस्टर जैन है, उनसे वेबसाइट पे देखा, कनेक्शन हो गया। और उन्होंने कहा मैंने उनसे फोन पे बात करी, बोले यहाँ तो बहुत लंबी लाइन होती है और हम लोग सिर्फ 40 लोगों को ही लेते हैं, बाकी को हम वेटिंग में डाल देते हैं। तो आंटी आपका तो नंबर पता नहीं आ पाएगा कि नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप वेटिंग में डालिए। और सैटरडे की बात है, सैटरडे रात को मेरे पास फोन आया उनका कि आपका नाम वेटिंग में आ गया है और आप सत्संग में आ जाइए। तो आप हैरानी की बात देखिए, संडे को यहाँ पे जो सत्संग होना था 12:30 बजे, वही सत्संग संडे को हमने, क्योंकि हांगकॉन्ग का टाइम 2.5 घंटा आगे है हमसे, हमने उसी दिन संडे को 3 बजे उनका टाइम था, 3 बजे हमने वो सत्संग अटेंड करा। तो ये है गुरु जी की कृपा और महिमा। और हम 6 वीक्स के बाद आए वापस अभी लखनऊ, और आपको बहुत खुशी होगी कि गुरु जी की कृपा से मेरा मंडे को पेट स्कैन मिला और सब क्लियर आ गया। सो जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक का।
और संगत जी जो आंटी सत्संग सुना रही थी मैं उसे कंटिन्यू करूंगा। अगर आपकी वर्ल्ड वाइड कहीं भी आपको संगत के बारे में जानना है, उसके दो माध्यम है। प्लीज साइलेंस रखिए। एक तो गुरु जी की वेबसाइट है, उसमें एक ऑप्शन है संगत नियर मी, और दूसरा मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें वर्ल्ड में जहां भी एडमिन है उस सारी की डिटेल हमारे पास है। अभी बीच में किसी संगत को लंदन में जरूरत थी और वहां से हमने सिर्फ नंबर दिया, वो उन्होंने ग्रुप में ऐड कर लिया। तो कोई भी संगत वर्ल्ड वाइड कहीं भी अगर ऐड होना चाहती है तो गुरु जी की वेबसाइट है gurujimaharaj.com, उसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है संगत नियर मी। उस फॉर्म को भर दीजिए, वो 1-2 दिन में आपका रिप्लाई आ जाएगा। कोई भी इंक्वायरी आपकी है वहां पे आप भर दीजिए, और आपको वर्ल्ड वाइड जो संगत है उसकी एक पूरी लिस्ट भी है, वो पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास है। किसी को कहीं भी चाहिए, अभी कनाडा में शायद आपने कोई सत्संग बता रही थी, कनाडा में किसी चाहिए था अपनी डॉटर के लिए, लवली आंटी के, वहां भी संगत है। और जब उसको ओपन करेंगे तो उसमें वर्ल्ड का मैप खुलता है और उसमें